हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीडीपी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अधिगम यानी कि सीखना। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें, चाहे वो सी-टेट हो, यूपी-टेट हो, इसके अलावा केवीएस या एनवीएस जैसे एग्ज़ाम हो, तो इन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अधिगम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम अधिगम का अर्थ, उसकी परिभाषाएं एवं उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे आज कि अधिगम का अर्थ और उसका स्वरूप, यानी कि अधिगम का अर्थ क्या होता है और उसका नेचर क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि जो सीखना है वो एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा निरंतर रूप से चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। और जो व्यक्ति होता है वो जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। यानी कि जब वो इस दुनिया में आता है, जब वो एक नवजात शिशु होता है, तभी से वो सीखना प्रारंभ कर देता है, सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है उसकी। और वो अपनी मृत्यु तक कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है। यानी कि अपनी पूरी लाइफ व्यक्ति कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये जो सीखने की गति है वो कभी घट सकती है और कभी बढ़ सकती है, यानी कि कम ज़्यादा हो सकती है। यानी कि सीखने की गति परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार घट बढ़ सकती है। इसके अलावा सीखने के लिए कभी भी किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि व्यक्ति कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय, किसी से और कुछ भी सीख सकता है। और मनोविज्ञान की भाषा में इस सीखने को ही क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अब देखिए, ये तो था अधिगम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम अधिगम के अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सामान्य अर्थ में अगर हम बात करें तो सामान्य अर्थ में सीखना क्या कहलाता है? व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन से देखिए यहाँ क्या मतलब है कि किसी के बिहेवियर में चेंज आया तो वो क्या हुआ? सीखना हुआ। यानी कि अगर व्यक्ति कुछ सीख रहा है तो ये आवश्यक है कि उसके व्यवहार में, यानी कि उसके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज अवश्य आएगा। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ है जो याद रखने वाली है कि सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को हम सीखना नहीं कह सकते। क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के बिहेवियर में चेंज कई बार थकान की वजह से या कोई दवाई खाने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। तो इस तरीके के परिवर्तन को हम सीखना नहीं कहेंगे, क्योंकि इस तरीके का जो व्यवहार में परिवर्तन है उसका कारण कुछ और है। तो ये हुआ व्यवहार में परिवर्तन, और ये जो सीखने का अर्थ है वो सामान्य भाषा में है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान में सीखने का तात्पर्य है, तो देखिए मनोविज्ञान में क्या हुआ कि सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों को सीखना कहा जाएगा जो या तो अभ्यास के फलस्वरूप, यानी कि प्रैक्टिस के फलस्वरूप, या अनुभूति यानी कि एक्सपीरियंस के फलस्वरूप हुए हो। यानी कि व्यक्ति के बिहेवियर में कोई चेंज आया हो तो या तो वो आया हो किसी अभ्यास से या आया हो किसी अनुभूति से। जैसे कि कोई एक छोटा बालक है, उसने क्या किया? आग देखी या कोई गर्म बर्तन देखा, तो उसने क्या किया? सबसे पहले जाके उस बर्तन को छू लिया। लेकिन क्योंकि उसे अभी तक पता ही नहीं है कि वो बर्तन गर्म है या गर्म चीज़ से हम जल सकते हैं, आग से हम जल सकते हैं, इस तरीके का बालक को पता ही नहीं है। लेकिन जब उसने वो बर्तन या गर्म चीज़ जो भी थी वो छुई तो उसे क्या हुआ? एक एक्सपीरियंस हुआ। क्या एक्सपीरियंस हुआ? कि इससे हम जल सकते हैं। तो भविष्य में क्या होगा? मतलब फ्यूचर में जब भी बालक क्या होगा, आग को देखेगा या इस तरीके की कोई गर्म चीज़ देखेगा तो वो उसे छुएगा नहीं, उससे दूर रहने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस हो चुका है इस चीज़ का कि उसके छूने से हम जल सकते हैं। तो ये उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आया कि अब वो गर्म चीज़ को नहीं छुएगा। तो ये क्या हुआ? ये चीज़ उसने सीख ली, और इसी को क्या कहते हैं? हम सीखना कहते हैं, और व्यवहार में परिवर्तन को ही सीखना कहा जाता है। अब देखिए, इस तरह का जो परिवर्तन होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को किसी दिए हुए वातावरण में समायोजन करने में मदद करने से। यानी कि जब व्यक्ति कोई नई चीज़ सीखता है, कि कोई नया व्यवहार सीखता है, तो इससे व्यक्ति अपने वातावरण में खुद को अच्छे से समायोजित कर पाता है।
तो फ्रेंड्स ये था अधिगम का अर्थ। अब हम बात करेंगे अधिगम की परिभाषाओं के बारे में कि अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की क्या-क्या परिभाषाएं दी है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाता है, कोई एक डेफिनेशन दे दी जाएगी और 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम होंगे आपके सामने और आपसे पूछा जाएगा कि ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। तो आपको थोड़ा जो परिभाषाएँ हैं उनको पढ़ के जाना है, मतलब कुछ 1-2 बार देख के जाना है, मतलब ऐसे रटने से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, हर डेफिनेशन से कीवर्ड उठाएँगे और उसको साइकोलॉजिस्ट के नाम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए परिभाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली जो परिभाषा है वो दी है किसने? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। यानी कि कोई भी नया ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना ही क्या है? अधिगम है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं वुडवर्थ। अगली जो डेफिनेशन है वो है स्किनर की। स्किनर कहते हैं कि जो सीखना है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। गेट्स कहते हैं कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन ही अधिगम है। यानी कि कोई भी चीज़ हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, किसी ट्रेनिंग के थ्रू सीखते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, और मतलब किसी भी एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के थ्रू हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही अधिगम है। ऐसा कहते हैं गेट्स और उनके साथी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। यानी कि हमारे बिहेवियर के कारण ही हमारे बिहेवियर में जो चेंज आता है वही क्या है? अधिगम है। जैसे कि अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था जो बच्चे वाला, कि जिसमें बच्चे ने क्या किया था? गर्म बर्तन को छू लिया था। तो ये क्या हुआ? गर्म बर्तन को छूना उसका व्यवहार है और उस गर्म बर्तन को छूने वाला जो उसका बिहेवियर है, उसके थ्रू उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया कि आगे वो अपने भविष्य में गर्म बर्तन को नहीं छुएगा। तो ये उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। तो ये किस कारण आया? उसके व्यवहार के कारण ही आया है। तो चलिए, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगली डेफिनेशन देखते हैं जो कि है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। यानी कि नई आदतों को सीखना, नया ज्ञान ग्रहण करना, नई अभिवृत्तियां ग्रहण करना ही अधिगम है। अगली परिभाषा है क्रोनबेक की। क्रोनबेक कहते हैं कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप। यानी कि देखिए, एक वर्ड है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अनुभव। जो कि अनुभव, व्यवहार, मतलब ऐसे कुछ कीवर्ड हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं हर एक डेफिनेशन में। तो ये कहते हैं कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। यानी कि जब भी व्यक्ति कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस करेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा और यही क्या है? सीखना है। तो ये थी डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने अभी यहाँ पर 6 डेफिनेशन देखी। उनमें देखिए, अगर हम इन डेफिनेशंस का विश्लेषण करें, यानी कि इन परिभाषाओं को ध्यान से देखें, तो हमारे सामने 3 चीज़ें निकल कर आती हैं। पहली ये कि सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। ये बात आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे हम सीखना नहीं कह सकते, क्योंकि सीखने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आए। और ये देखिए, ये जो व्यवहार में परिवर्तन है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो साइकिल चलाना, स्वेटर बुनना, मतलब इस तरीके की चीज़ें सीखता है, तो ये क्या हुआ? एक अच्छा परिवर्तन का उदाहरण है। यानी कि इससे उसके व्यवहार में अच्छा परिवर्तन आ रहा है, ठीक है? मतलब कुछ वो अच्छा काम सीख रहा है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि व्यक्ति कुछ बुरी आदतें सीख लेता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना। तो देखिए, इस तरीके का व्यवहार कैसा हुआ? खराब परिवर्तन हुआ। यानी कि ये खराब परिवर्तन का उदाहरण हुआ। तो मतलब आपने देखा कि दोनों तरीके के परिवर्तन हैं, खराब भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। अब देखिए, दूसरी चीज़ जो इन परिभाषाओं से निकल कर आती है, वो ये कि जो व्यवहार में परिवर्तन होगा वो किसके फलस्वरूप होगा? अभ्यास के, यानी कि प्रैक्टिस के, और अनुभूति यानी कि एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होता है। ठीक है? अब देखिए,
अभ्यास से क्या मतलब है? अभ्यास से मतलब है एक ऐसी ट्रेनिंग से जिसमें क्या होता है, व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया को बार-बार दोहराता है और उसके मतलब कोई भी काम सीख रहा है उसे वो बार-बार रिपीट करेगा और उसमें जो अपनी गलतियाँ होंगी उनको सुधारने का प्रयास करेगा। और देखिए अनुभूति यानी कि एक्सपीरियंस से यहाँ मतलब है व्यक्ति की मतलब आकस्मिक अनुभूतियाँ, यानी कि बाई चांस होने वाली, जैसे कि बच्चे ने अगर गर्म चीज़ छू ली या आग छू ली तो क्या हुआ, बाई चांस उसे एक्सपीरियंस हो गया, गलती से हो गया और इस चीज़ से वो सीख गया। मतलब यहाँ उसने बार-बार नहीं किया, मतलब उसको अभ्यास नहीं किया उस चीज़ का कि बार-बार बर्तन छू के देखे तभी वो सीखेगा कि मुझे इसे नहीं छूना है। उसने एक बार के एक्सपीरियंस से ही इस चीज़ को सीख लिया कि मुझे वो गर्म बर्तन नहीं छूना है। अब देखिए एक और एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति टाइपिंग सीख रहा है, तो वो क्या करेगा, बार-बार अपनी गलतियों को सुधारेगा और लास्ट में क्या होगा कि वो बिना गलती के टाइपिंग करना सीख जाता है। और तो यहाँ जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, यानी कि वो पहले टाइपिंग नहीं जानता था, बाद में उसने टाइपिंग सीख ली, तो वो टाइपिंग करना सीख गया, तो ये क्या हुआ, उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। तो ये परिवर्तन किसके फलस्वरूप आया? प्रशिक्षण के फलस्वरूप आया, अभ्यास के फलस्वरूप आया। लेकिन हर बार ये जो अभ्यास है इसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। हम इसे जो गर्म बर्तन वाला उदाहरण है इसके थ्रू समझ सकते हैं। अब तीसरी बात जो यहाँ पर निकल कर आती है वो ये है कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। यानी कि जो परिवर्तन होगा वो ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ सीखी और तुरंत से वो आप चीज़ भूल जाएँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई निश्चित अवधि तक ही आप उस चीज़ को याद रखें। हो सकता है कि आप कुछ महीनों तक या ऐसा, मतलब कुछ टाइम लिमिट फिक्स नहीं है कि जैसे अगर हम टाइपिंग वाला उदाहरण लें तो अगर कोई व्यक्ति ने टाइपिंग सीख ली तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगले दिन उसको भूल जाए या 1 महीने बाद ही भूलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वो बार-बार उसकी प्रैक्टिस ना करे तो वो उस चीज़ को थोड़ा-सा भूल सकता है, लेकिन अगर एक बार वो दोबारा से अगर उस चीज़ को रिवाइज़ कर लेगा तो वापस से वो उस चीज़ को मतलब याद आ जाएगी। ठीक है? हाँ, अगर उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो थोड़ा बहुत कई बार मतलब बीमारी या उनकी वजह से वो उस चीज़ को थोड़ा-सा रिवाइज़ करने में उसे दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ें थी जो कि परिभाषाओं से निकल कर आई हैं हमारे सामने और हमें ये चीज़ें याद रखनी हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने के कितने प्रकार होते हैं, हम उनके बारे में अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रकार है गत्यात्मक अधिगम। तो देखिए गत्यात्मक अधिगम क्या होता है? जब भी व्यक्ति शारीरिक रूप से गतिशील कर्मेंद्रियों के द्वारा अधिगम करता है, यानी कि जब व्यक्ति शरीर के द्वारा सीखता है, अपनी कर्मेंद्रियों यानी कि अपने हाथ पैरों के द्वारा किसी चीज़ को सीखता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे गत्यात्मक अधिगम, हम उसे कहते हैं। और इसका एक और नाम है, इसका नाम दूसरा है पेशीय अधिगम, इसे हम पेशीय अधिगम भी कह सकते हैं। और इसके कुछ और नाम भी हैं, इसे कर्मेंद्रीय अधिगम, इसके अलावा क्रियात्मक अधिगम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर क्रियात्मक अधिगम है। इसके अलावा गामक अधिगम, मूर्त अधिगम, यांत्रिक अधिगम, ये इस गत्यात्मक अधिगम के और अन्य नाम हैं। इसे हम इन नामों से भी जानते हैं। अब देखिए अधिगम की इस प्रक्रिया में होता क्या है? तो अधिगम की इस प्रक्रिया में शरीर से मस्तिष्क की तरफ ये जो प्रक्रिया है ये चलती है, यानी कि पहले शरीर करेगा उसके बाद मस्तिष्क तक ये क्रियाएं जाती हैं। इनके जो उदाहरण हैं वो है साइकिल चलाना, पियानो बजाना, क्रिकेट खेलना, इसके अलावा टाइपिंग करना। तो ये हुए गत्यात्मक अधिगम के कुछ उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा अधिगम का प्रकार है वो है संज्ञानवादी अधिगम। देखिए संज्ञानवादी अधिगम में क्या होता है? ऐसा अधिगम जो व्यक्तियों को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हुआ। देखिए गत्यात्मक अधिगम है कर्मेंद्रियों के माध्यम से और संज्ञानवादी अधिगम है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। उसे हम देखिए जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीज़ें सीखते हैं वो आएंगी संज्ञानवादी अधिगम के अंतर्गत। इसके जो अन्य नाम हैं वो है मानसिक अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, ज्ञानेंद्रिय अधिगम आदि अन्य नामों से जाना जा सकता है। ठीक है? और इस अधिगम की जो प्रक्रिया है वो चलती है मस्तिष्क से शरीर की तरफ। और इसका जो उदाहरण हुआ वो हुआ जैसे निबंध लिखना,
या मैथ की जो समस्याएं हैं उनको हल करना, चिंतन करना, योजना बनाना, ये सारी चीज़ें हुई संज्ञानवादी अधिगम के अंतर्गत आएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थे अधिगम के प्रकार। अब हम अधिगम की जो प्रक्रिया है उसके जो सोपान या पद हैं यानी कि जो स्टेप्स हैं उनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसके जो स्टेप हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो पहला स्टेप है वो है मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। दूसरा है पी, पर्सन यानी कि मनुष्य या प्राणी। तीसरा है वी आर यानी कि वेरियस रेस्पॉन्सेस यानी कि विभिन्न अनुक्रियाएं। चौथा है बैरियर, कठिनाइयाँ या बाधाएं। इसके अलावा पांचवा है करेक्ट रिस्पॉन्स यानी कि सही अनुक्रिया। और उसके बाद नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन। और उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। और नेक्स्ट है गोल यानी कि लक्ष्य। अंत में क्या आएगा? लक्ष्य। अब देखिए, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति में किसी भी चीज़ को सीखने की प्रेरणा जागृत होती है यानी कि उसके अंदर मोटिवेशन आती है। उसके बाद जो मनुष्य है यानी कि सबसे पहले व्यक्ति के पास अभिप्रेरणा आएगी किसी भी चीज़ को सीखने की, उसके अंदर से प्रेरणा जागृत होगी। उसके बाद जो मनुष्य है यानी जो प्राणी है वो विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद उसके जो लक्ष्य प्राप्ति का जो मार्ग है उस मार्ग में बहुत सारी कठिनाई या बाधाएं आएंगी। ठीक है। अब उन कठिनाइयों या बाधाओं को हटाने के लिए मनुष्य जो अनुक्रियाएं करेगा उनमें से कुछ अनुक्रियाएं उसकी सही हो जाएंगी और ये जो उसकी बाधा है वो दूर हो जाएगी। तो उससे क्या मिलेगा? उसे पुनर्बलन मिलता है यानी कि उसे एक मोटिवेशन भी हम इसे कह सकते हैं कि उसे एक पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट इससे प्राप्त होगा। इसके बाद मनुष्य अपनी जो क्रियाएं हैं उनको संगठित करेगा और अंत में वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, अपने गोल को हासिल कर लेता है। तो ये थी लर्निंग प्रोसेस। इसके कुछ स्टेप्स हैं, आप इनको एक दो बार देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलेंगे एक नए टॉपिक में, एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।